माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। आते हुए तुम्हारी दवाई लेता आऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन जरा ध्यान से जाना, और अगर कोई काम पर तुम्हें ज्यादा परेशान करे तो घर वापस चले आना। ठीक है माँ, तुम मेरी चिंता मत करो। बस मैं जब तक काम से घर नहीं लौट आता, तुम अपना और पिताजी का ध्यान रखना। सोनू महज 8 वर्ष का बच्चा था। काम करते हुए एक दुर्घटना में उसके पिताजी अपाहिज हो गए थे और एक बीमारी के चलते माँ की तबीयत बहुत खराब थी। इसलिए घर और अपने माता पिता की सारी जिम्मेदारी छोटे से सोने पर आ गई थी। अपने पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र में वो अपने माता पिता के लिए एक ढाबे पर काम कर रहा था। अरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या तेरे, जो इतनी आराम आराम से काम कर रहा है? जरा ठीक से हाथ चला, वरना एक पैसे नहीं दूंगा तुझे। नहीं नहीं मालिक, मेरे पैसे मत काटना। आप जितना बोलोगे मैं सारा काम कर दूंगा, और धीरे धीरे जब सारा काम करना मुझे आ जाएगा तो मैं जल्दी जल्दी काम करने लगूंगा। अरे मालिक, ये छोटा बच्चा है, क्यों इस पर इतना गुस्सा करते हो? वैसे भी बेचारा अपनी मजबूरी के चलते काम कर रहा है, कभी तो इस पर थोड़ा तरस खा लिया करो। अगर मैं इन जैसे लोगों पर तरस खाने लगा ना तो बस हो गया काम। हर किसी पर तरस खाऊंगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा? मेरा तो साफ सीधा उसूल है, पैसे चाहिए तो काम करो और अच्छे से काम करो, वरना अपने घर बैठो। सोनू भले ही छोटा था, लेकिन उसका मालिक उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करता था। ढाबे में पूरा दिन साफ सफाई, ग्राहकों को खाना परोसना और बर्तन धोने का काम करने के बाद सोनू का मालिक उसे दिन के पैसे देता था। उन पैसों से सोनू अपने माता पिता के लिए थोड़ा खाना और उनकी दवाइयाँ लेकर घर जाता है। माँ पिताजी, मैं आप दोनों के लिए खाना और दवाई लेकर आया हूँ, आप दोनों खा लीजिए। अगर मेरे साथ वो हादसा न हुआ होता तो मेरे बच्चे को इस तरह इतनी छोटी सी उम्र में यूं काम न करना पड़ता। पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आखिर ऐसा कौन सा बुरा कर्म किए थे जिसकी सजा भगवान ने मुझे दी है। ऐसा मत कहिए पिताजी, आपने कोई बुरा कर्म नहीं किया है, और मुझे पूरा यकीन है कि जल्द से जल्द आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और माँ की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं भगवान से हर रोज प्रार्थना करता हूँ कि आप दोनों जल्दी से ठीक हो जाए, हमारा परिवार पहले की तरह हो जाए। सोनू की ऐसी बातें सुनकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोनू उन दोनों के आंसू पोंछता है और अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाता है। अगले दिन ढाबे पर जब काम करने जाता है तो उसके हाथ से गलती से एक प्लेट गिरकर टूट जाती है, और प्लेट के टूटने की वजह से ढाबे का मालिक सोनू पर बहुत गुस्सा करता है। जब देखो तब ढाबे में कोई न कोई नुकसान करता रहता है। अरे तेरी वजह से इतनी महंगी प्लेट टूट गई मेरे ढाबे की। तो निकल यहाँ से, आज तुझे तेरे काम का कोई पैसा नहीं मिलेगा। और अगर आगे ढंग से काम करना है तभी यहाँ पर आना, वरना अगर इसी तरह तोड़ फोड़ करता रहा ना तो फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैंने जानबूझकर प्लेट नहीं तोड़ी। आप मुझे मेरे आज के पैसे दे दीजिए, मुझे अपने मम्मी पापा के लिए खाना और दवाई लेकर जाना है। अरे बहुत सुन लिया मैंने तेरी मजबूरियों के किस्से, लेकिन अब और नहीं सुनने वाला। मैंने एक बार तुझे बोल दिया कि तुझे आज से पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब नहीं मिलेंगे। चल जा यहाँ से। सिर्फ एक प्लेट टूटने की वजह से सोनू का मालिक उसे उस दिन के पैसे नहीं देता। सोनू रोता हुआ रास्ते पर चला जाता है। तभी उसे रास्ते में खाने की एक दुकान दिखाई देती है। वो दुकान वाले के पास जाता है। भैया, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन क्या आप मुझे उधार में थोड़ा सा खाना दे सकते हैं? मैं आपके पैसे कल आपको दे दूंगा। ए, मुझे क्या तूने बेवकूफ समझा है, हैं? अरे तेरे जैसे पता नहीं कितने लोग आते हैं दिन में। हर कोई मुफ्त में खाना खाकर चला जाता है और फिर पैसे लौटाने के लिए कभी आता ही नहीं। मेरे पास तुम जैसे लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। मेहनत करके पैसा कमाते नहीं हो और मुफ्त की रोटी चाहिए। चल चल भाग यहाँ से। वो ठेले वाला भी सोनू को धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है। सोनू बेचारा रोता रोता हरे भरे फलों के बगीचे के पीछे चला जाता है।
हो सकता है कि मुझे यहाँ पर कुछ खाने को मिल जाए। इस बगीचे में तो तरह तरह के पेड़ हैं। किसी पेड़ से अगर कोई फल मिल जाए तो वो मैं अपने मम्मी पापा को खिला दूंगा। सोनू थोड़ा सा आगे चलकर जाता है। तभी उसे एक सेब का पेड़ दिखाई देता है, लेकिन सब बहुत ऊंचाई पर लगे थे। सोनू बार बार कोशिश करने के बाद भी सेब को पेड़ से नहीं तोड़ पा रहा था। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पहले मालिक ने आज पैसे नहीं दिए, फिर ठेले वाले ने भी मुझे भगा दिया, और अब जब फल मेरे सामने है तो मैं उसे तोड़ भी नहीं पा रहा। अगर मुझे ये फल नहीं मिला तो मैं मम्मी पापा को क्या खिलाऊंगा। उन दोनों की तबीयत तो पहले ही इतनी खराब है, खाना नहीं खाएंगे तो और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। सोनू ये कहता हुआ वही पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है। तुम इस तरह रो मत सोनू, मुझे तुम्हारी तकलीफ सुनकर बहुत बुरा लगा। तुम्हें जितने भी सेब चाहिए मैं तुम्हें दे देता हूँ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ पर? सोनू इधर उधर मुड़ कर देखता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। तभी फिर से वो आवाज सुनाई देती है। अरे मैं कोई इंसान नहीं हूँ जो तुम मुझे इधर उधर ढूंढ रहे हो। मैं वही सेब का पेड़ हूँ जिस पर से तुम सेब तोड़ना चाहते थे। सोनू पेड़ की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है कि सचमुच वो पेड़ उससे बातें कर रहा है। वो पेड़ सोनू को बहुत सारे सेब दे देता है और उससे कहता है, तुम्हारी बातें सुनकर मैं ये तो समझ गया हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, और मेरे पास तुम्हारी परेशानी का एक समाधान है। समाधान? लेकिन कैसा समाधान? क्या तुम मुझे कोई काम दिलवाने वाले हो जिससे मुझे अच्छे पैसे मिल जाएं? नहीं सोनू, ये तो तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें इस उम्र में काम करना पड़ रहा है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक चमत्कारी किताब है जो मुझे एक बार एक साधु ने दी थी। तुम उस किताब में जिस भी चीज का नाम लिखकर उसका चित्र बनाओगे वो तुम्हें मिल जाएगी। अरे वाह, ये तो चमत्कार है। लेकिन कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। लेकिन इस किताब का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमेशा सबकी भलाई के लिए ही इसका इस्तेमाल करना। इसका इस्तेमाल कभी किसी बुरे काम के लिए मत करना, वरना इसका असर उल्टा पड़ने लगेगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो जादुई पेड़, मैं इस चमत्कारी किताब का इस्तेमाल कभी भी किसी बुरे काम के लिए नहीं करूँगा। मुझे तो बस मेरे माता पिताजी को ठीक करना है, जिसके लिए मुझे समय से उन्हें खाना और दवाई खिलाना है। मेरे माता पिता एक बार ठीक हो जाएंगे ना, तो फिर मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। सोनू जादुई पेड़ का धन्यवाद करता है और वापस अपने घर आ जाता है। वो घर पहुंचकर चमत्कारी किताब में सबसे पहले कुछ खाने के व्यंजन बनाता है और देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने ढेर सारे खाने का व्यंजन आ जाता है। ये देखकर सोनू हैरान रह जाता है। अरे वाह, ये चमत्कारी किताब तो सचमुच चमत्कारी निकली। मैं जल्दी से ये सारा खाना लेकर मम्मी पापा के पास जाता हूँ, उन्हें बहुत भूख लगी होगी। सोनू वो खाना लेकर अपने माता पिता के पास जाता है तो घर में इतने सारे व्यंजन देखकर उसके माता पिता भी हैरान रह जाते हैं। अरे, हमारे घर में इतना सारा खाना कहाँ से आ गया? तुझे आज ढाबे वाले ने खाना दिया है क्या? नहीं माँ, आज मुझे एक चमत्कारी किताब मिली है जिससे मैंने ये सारा खाना बनाया है। क्या? चमत्कारी किताब? लगता है आज किसी ने तुझे ये कहानी सुना दी, तो हमें भी ये कहानी चिपका रहा है। अरे सच सच बता, ये खाना किसने दिया? अरे पिताजी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ।
ये खाना मुझे चमत्कारी किताब नहीं दिया है। आप दोनों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो मैं अभी आपको वो चमत्कारी किताब लाकर दिखाता हूँ। सोनू अंदर जाकर वो चमत्कारी किताब लेकर आता है। आप बताइए आपको क्या चाहिए? मैं इस किताब पर वो चीज बनाऊंगा और तुरंत ही वो चीज हमारे सामने आ जाएगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इसमें अपने लिए नए कपड़े बना। अगर तुझे नए कपड़े दे देगी तो मैं तेरी बात मान लूंगी। सोनू चमत्कारी किताब के अंदर अपने लिए नए कपड़े बनाता है और अपने साथ साथ वो अपनी माँ और पिताजी के लिए भी नए कपड़े बनाता है। और पलक झपकते ही चमत्कारी किताब के अंदर से उन सब के लिए नए कपड़े आ जाते हैं। जब उसके माता पिता अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ देखते हैं तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। लेकिन तुझे ये किताब कहाँ से मिली? सोनू अपने माता पिता को जादुई पेड़ और चमत्कारी किताब की सारी बात बताता है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो चमत्कारी किताब पर एक डॉक्टर को बनाने लगता है। तुरंत ही डॉक्टर वहाँ पर प्रकट हो जाता है। बताओ सोनू, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मम्मी पापा की जांच करें और उन्हें अच्छी सी अच्छी दवाई दे दे जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है सोनू, मैं अभी तुम्हारे माता पिता की जांच करता हूँ। डॉक्टर सोनू के माता पिता की जांच करता है और उन्हें दवाई देकर वहाँ से चला जाता है। सोनू अपने माता पिता के खाने पीने के लिए ढेर सारी चीजें बनाता है। तब वो थोड़ी देर बाद अपने पड़ोस में जाता है तो देखता है कि लोगों के घरों पर खाना नहीं है और पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है। तो वो उन सब के लिए भी अच्छा अच्छा खाना और नए नए कपड़े चमत्कारी किताब की मदद से बनाता है और उन्हें देकर आता है। तुम कितनी अच्छी हो ना चमत्कारी किताब। तुम्हारी मदद से मैं बाकी लोगों की भी कितनी मदद कर पा रहा हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। जब तक तुम नेकी से इसी तरह मेरा इस्तेमाल करते रहोगे तब तक मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। अगर हमेशा के लिए मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो हमेशा ऐसे ही रहना। सोनू चमत्कारी किताब की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है। अगले दिन वो चमत्कारी किताब की मदद से कुछ पैसे बनाता है, जिसमें से कुछ पैसे वो अपनी माँ को दे देता है और बाकी के पैसे से अपनी स्कूल की फीस भर देता है। अब सोनू स्कूल जाना शुरू कर देता है। तभी उसकी क्लास का एक लड़का गोपाल उसे कहता है, तूने तो स्कूल से अपना नाम कटवा लिया था ना, फिर तू वापस स्कूल कैसे आने लगा? तेरे पास तो स्कूल की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। हाँ, वो मैंने काम करके पैसे जोड़ लिए और पढ़ाई भी तो जरूरी है ना, इसलिए दोबारा स्कूल में नाम लिखवा लिया। अच्छा, अगर इन लोगों को मेरी चमत्कारी किताब के बारे में पता लग गया तो ये पक्का उसे चुरा लेंगे और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी चमत्कारी किताब मुझसे दूर जाए। सोनू अपनी क्लास के बच्चों से अपनी चमत्कारी किताब की बात छुपाता है। धीरे धीरे सोनू का रहन सहन ठीक होने लगा। तभी एक दिन, राजू, तुम अभी के अभी क्लास के बाहर निकल जाओ। मैंने तुमसे पिछले महीने भी कहा था कि अपनी फीस जमा करवा दो, लेकिन ना तो तुम्हें मेरी बात समझ आती है और ना ही तुम्हारे घर वालों को। प्रिंसिपल मैम अब तुम्हें और ज्यादा दिन मुफ्त में स्कूल में नहीं रख सकती, इसलिए तुम्हें कल से स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे थोड़ा दिन और का टाइम दे दीजिए टीचर। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वरना मेरी फीस जमा करवा देते। उन्होंने कहा है कि वो कुछ दिन में स्कूल आकर सारी फीस जमा करवा देंगे। ये सब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। कल से तुम स्कूल में नहीं बैठ सकते। राजू की फीस जमा ना होने की वजह से टीचर उसे स्कूल से निकाल देती है। राजू रोता हुआ अपने घर जाता है। राजू सोनू का दोस्त था, इसलिए सोनू को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। वो घर पहुंचकर सबसे पहले चमत्कारी किताब की मदद से कुछ पैसे बनाता है और उन पैसों को लेकर राजू के घर पहुंच जाता है। अरे सोनू, तू यहाँ पर? हाँ राजू, आज टीचर ने तुझे स्कूल से निकाल दिया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं यार, हम गरीब लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है। अब जब तक पिताजी की तबीयत ठीक नहीं होगी और उनके पास पैसे भी नहीं आएंगे, तब तक तो मैं स्कूल जा ही नहीं पाऊंगा। और सच बताऊं तो अब मेरा स्कूल जाने का मन भी नहीं करता। फीस की वजह से न जाने कितनी बार प्रिंसिपल मुझे स्कूल के बाहर निकाल चुकी है।
सब बच्चे बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरा। अरे तू चिंता मत कर यार, अब से कोई भी तेरा मजाक नहीं उड़ा पाएगा। ये ले, मैं तेरे लिए कुछ पैसे लेकर आया हूँ। इन पैसों से तू अपने घर का खर्चा भी चला लेना और अपने स्कूल की फीस भी भर लेना। अरे लेकिन तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तेरे माता पिता की तबीयत भी तो खराब है ना, और तूने बताया था कि तूने अब ढाबे पर काम करना भी छोड़ दिया है, तो अभी तेरे पास ये पैसे कहाँ से आए? अरे यार तू ये सब छोड़ ना, मेरे पास थे तो मैंने तुझे दे दिए। नहीं सोनू, सच सच बता कि तेरे पास ये पैसे कहाँ से आए। अगर तू मुझे सच सच नहीं बताएगा तो मैं तुझसे ये पैसे नहीं लूँगा। कहीं तूने पैसों की मजबूरी में कोई गलत काम करना शुरू तो नहीं कर दिया ना? अरे नहीं यार, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। चल ठीक है, मैं तुझे सब कुछ सच सच बताता हूँ, लेकिन तू मुझसे वादा कर कि तू इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहेगा। हाँ हाँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तू मुझे बता दो कि आखिर सच्चाई क्या है। राजू सोनू का बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए सोनू उसे सारी बातें बता देता है। लेकिन अंदर बैठे राजू के पिताजी उनकी ये सारी बातें सुन लेते हैं और उनके मन में लालच आ जाता है। अरे वाह, अगर ये बात सच है तब तो मुझे किसी भी कीमत पर वो चमत्कारी किताब हासिल करनी होगी। अगर एक बार वो किताब मेरे हाथ लग गई तो फिर मेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अजीत सोनू के जाने के बाद अपने बेटे राजू को अंदर बुलाता है और उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि अभी तू अपने दोस्तों से क्या बात कर रहा था। देख, तू मेरे लिए वो चमत्कारी किताब ले आ, उसके बाद हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे और मैं तेरे लिए बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? सोनू मेरा दोस्त है और मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मैं उसकी चमत्कारी किताब को नहीं चुरा सकता। अरे बेटा, मैं हमेशा के लिए तुझे उसकी चमत्कारी किताब चुराने के लिए थोड़ी न कह रहा हूँ। बस थोड़े दिन के लिए मुझे वो चमत्कारी किताब लाकर दे दे, उसके बाद तू वो किताब वापस ले जाना। देख, मैं भी तो कितना बीमार हूँ और मेरे इलाज के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। इतने से पैसे में मेरा इलाज थोड़ी ना हो सकता है। अजीत अपने बेटे राजू को इस तरह से अपनी बात में फंसाता है कि राजू उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। और अगले दिन स्कूल में वो सोनू के बैग से वो चमत्कारी किताब चुराकर अपने पिताजी को लाकर दे देता है। आपको इस किताब से जो भी चाहिए जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि अगर सोनू को सच पता चल गया तो मेरी और उसकी दोस्ती के बीच में दरार पड़ जाएगी। अरे बेटा, जब ये चमत्कारी किताब हमारे पास है तो तू उसकी दोस्ती का क्या करेगा? मैं जल्दी से इसे ढेर सारे पैसे बना लेता हूँ। अजीत चमत्कारी किताब में बहुत सारे पैसे बनाता है और उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। लेकिन जब घर जाकर सोनू अपना बैग खोलकर देखता है तो उसके बैग में चमत्कारी किताब नहीं होती, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है। अरे मैंने तो अपने बैग में ही रखी थी ये चमत्कारी किताब, कहाँ चली गई? कहीं किसी ने उसे चुरा तो नहीं लिया? जिस बात का डर था वही हुआ। पता नहीं अब मेरी चमत्कारी किताब कहाँ पर होगी। सोनू कई दिन तक अपनी चमत्कारी किताब को ढूंढता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। और वहाँ राजू के पिताजी चमत्कारी किताब से पैसे बना बना कर अपने लिए नया घर, नई गाड़ी और तरह तरह के जेवरात खरीद लेते हैं और गांव में सबसे अमीर बन जाते हैं। जब सोनू को इस बारे में पता चलता है तो वो समझ जाता है कि किसने उसकी चमत्कारी किताब चुराई है। वो तुरंत ही राजू के घर पहुंचता है। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी राजू कि तू मेरे साथ धोखेबाजी करेगा। अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो तू मुझे बोल देता ना, मैं तुझे खुद ही चमत्कारी किताब दे देता। लेकिन तुझे वो चुराने की क्या जरूरत थी? इस वजह से मेरे पिताजी का इलाज बीच में ही रुक गया और मैं इस किताब से न जाने कितने और लोगों की मदद करता था, वो भी मैं नहीं कर पा रहा। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। नहीं यार, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए और वो अपनी जरूरत के पैसे लेकर वो किताब मुझे वापस कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
पता नहीं उन्होंने वो किताब कहाँ पर छुपा कर रख दी है। इतने बड़े घर में मुझे वो कहीं पे भी नहीं मिल रही। अगर ऐसी बात है तो तू मेरे साथ मिलकर वो किताब ढूंढ, क्योंकि अगर तेरे पिताजी ज्यादा समय तक सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उसे इस्तेमाल करते रहे ना, तो वो अपना उल्टा असर दिखाना शुरू कर देगी। हमें जल्दी से जल्दी वो किताब ढूंढनी ही होगी। सोनू राजू के साथ मिलकर वो चमत्कारी किताब ढूंढने लगता है। तभी काफी देर ढूंढने के बाद उसे एक कमरे में वो किताब मिलती है। अरे वाह, मुझे मेरी चमत्कारी किताब मिल गई। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैं तुम्हें ये किताब दे दूंगा, लेकिन कभी इसको चोरी मत करना। ठीक है सोनू, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। सोनू वो किताब लेकर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी राजू के पिताजी उससे वो किताब ले जाते हुए देख लेते हैं और सोनू से वो किताब छीनकर उसके चेहरे पर चांटा मारते हैं। ऐसा होते देखकर चमत्कारी किताब को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप ही अंदर से एक चाबुक निकालती है और वो चाबुक राजू के पिताजी की पिटाई करना शुरू कर देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोनू पर हाथ उठाने की? तुम अभी तक मुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते रहे, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम अपने लालच के लिए एक मासूम बच्चे पर हाथ उठा रहे हो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं चमत्कारी किताब, तुम अंकल को मत पीटो। तुम इसे उनकी गलती समझकर माफ कर दो। वो आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज प्लीज मुझे मारना बंद करो, मुझे मारना बंद करो। वैसे तो तुम पिटने के ही लायक हो, लेकिन सोनू कह रहा है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, वरना आज तो मैं तुम्हारा वो हाल करती कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। चमत्कारी किताब अपने चाबुक से अजीत की अच्छी खासी धुलाई करवाकर वहाँ से सोनू के साथ वापस उसके घर आ जाती है। चमत्कारी किताब की मदद से सोनू के माता पिता कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं और सोनू हमेशा चमत्कारी किताब की मदद से हर जरूरतमंद की मदद करता और उसकी इसी अच्छाई की वजह से चमत्कारी किताब हमेशा उसके पास ही रहती है।